चुनाव के बाद जो नंबर आते हैं ना, वो महज नंबर नहीं होते, वो एक कहानी सुनाते हैं, एक बहुत गहरा फैसला। हमारा काम है उस शोर में से लोगों की असली आवाज को पकड़ना और उसे समझना। तो ये विश्लेषण किसी एक नेता या पार्टी के बारे में नहीं है। नहीं, ये उस पूरे सिस्टम को, उस पूरी व्यवस्था को समझने की कोशिश है जिसने ये नतीजा पैदा किया। हमारा मकसद सिर्फ एक है, जनादेश को शासन की भाषा में कैसे बदला जाए। आज हम चलते हैं भारत के दिल में बसे मध्य प्रदेश के जबेरा विधानसभा क्षेत्र। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए ना पहले उसकी मिट्टी को समझना पड़ता है। वहां के लोगों की रोज की जिंदगी कैसी है, वो किस जद्दोजहद से गुजरते हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं। तो चलिए जबेरा की कहानी को जबेरा के लोगों की जुबानी ही सुनते हैं। आज की हमारी ये पूरी बातचीत इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम जनादेश की आवाज से शुरू करेंगे, फिर जबेरा की जमीनी हकीकत को टटोलेंगे, इसके बाद आंकड़ों में छिपे फैसले को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस नतीजे के पीछे की असल वजह क्या थी। फिर एक नई शुरुआत के ब्लूप्रिंट पर बात होगी और आखिर में ये समझेंगे कि एक जनादेश एक अच्छे शासन में कैसे तब्दील होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जबेरा की जमीन की, वहां की मिट्टी की। क्योंकि चुनावी नतीजे वो कोई हवा में पैदा नहीं होते, वो लोगों के संघर्ष, उनकी रोज की जरूरतों और उनकी उम्मीदों से ही जन्म लेते हैं। तो आखिर जबेरा की सामाजिक और आर्थिक जमीन की अलग अलग परतें क्या कहती हैं? आइए जरा इन्हें गौर से देखते हैं। जबेरा की जो असलियत है उसमें कई चुनौतियां हैं। सबसे गहरी और पहली है किसानों की परेशानी। जब खेत सूखते हैं और बाजार में दाम नहीं मिलता तो सिर्फ फसल बर्बाद नहीं होती, एक पूरे परिवार का भविष्य दांव पर लग जाता है। दूसरी बड़ी चुनौती है यहाँ के नौजवानों की। आप देखिए, कुल वोटर्स में से करीब करीब 20% युवा हैं, लेकिन उनके लिए यहीं पर कोई इंडस्ट्री, कोई रोजगार नहीं है। तो या तो वो बाहर जाते हैं या फिर बेरोजगारी का सामना करते हैं। एक और चिंता है पर्यावरण की। पानी की किल्लत और लगातार कटते जंगल। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं रहीं, ये लोगों की जिंदगी को हर दिन मुश्किल बना रही हैं। यहाँ खनन को लेकर भी काफी झगड़े हैं जो समाज में एक तनाव पैदा करते हैं। और आखिर में एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा, यहाँ की एससी और एसटी आबादी के जमीन से जुड़े अधिकार। उनके लिए जमीन सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, ये उनकी पहचान है, उनका आत्मसम्मान है। ये सारे मुद्दे मिलकर ही वो जमीन तैयार करते हैं जिस पर सियासत की फसल उगती है। अच्छा, जमीन की नब्ज तो हमने समझ ली। अब आते हैं उन आंकड़ों पर जिनमें लोगों ने अपना फैसला सुनाया है। 2023 के चुनाव नतीजे आखिर हमें क्या बताते हैं? ये सिर्फ हार और जीत के नंबर नहीं है, ये जनता के भरोसे का एक थर्मामीटर है। 15,883 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 2023 के विधानसभा चुनाव में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार की हार का अंतर था। देखिए, राजनीति में इतना बड़ा मार्जिन एक बहुत साफ इशारा होता है। ये बताता है कि हवा का रुख किस तरफ था। ये किसी एक इलाके या एक गांव की बात नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की एक सामूहिक आवाज का नतीजा है। इस अंतर को समझना जनादेश को सुनने जैसा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये 2023 के वोट शेयर का हिसाब है। बीजेपी को मिले 37.21% वोट और कांग्रेस को 29.03%, यानी दोनों के बीच लगभग 8% का सीधा सीधा फासला। ये फासला बताता है कि जीत कोई तुक्का नहीं थी, इसके पीछे एक मजबूत समर्थन था। और जब वोट शेयर में इतना बड़ा अंतर हो तो ये सिर्फ उम्मीदवार की नहीं, बल्कि पार्टी के पूरे संगठन और उसकी कहानी की जीत या हार होती है। एक बात तो साफ है, जबेरा का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। जरा इसका इतिहास देखिए। 2013 में कांग्रेस 45% से ज्यादा वोट लेकर आराम से जीतती है, लेकिन ठीक 5 साल बाद 2018 में उसका वोट शेयर लगभग आधा होकर 27% पर सिमट जाता है। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, ये एक तरह का कोलैप्स है। ये बताता है कि 2013 में जो भरोसा मिला था वो 2018 आते आते टूट चुका था। 2023 में कांग्रेस थोड़ा संभलती तो है, पर बीजेपी की जीत का अंतर और भी बड़ा हो जाता है। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि जबेरा का मतदाता बहुत सजग है। वो काम के आधार पर फैसला करता है और जो उम्मीदों पर खरा न उतरे उसे हटाने में देर नहीं लगाता। और ये स्लाइड ये भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत को सामने लाती है। जबेरा का वोटर 2 अलग अलग चुनावों में 2 अलग अलग तरीके से वोट करता है। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो मुकाबला काफी करीबी होता है, लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव आता है पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। बीजेपी का वोट शेयर 60% को भी पार कर जाता है। इसका क्या मतलब है?
मतलब साफ है, जब वोटर राज्य के लिए विधायक चुनता है तो उसके लिए स्थानीय मुद्दे, सड़क, पानी, रोजगार, ये सब सबसे जरूरी होते हैं। लेकिन जब वो देश के लिए प्रधानमंत्री चुनता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा, एक मजबूत नेतृत्व और बड़ी नीतियां ज्यादा मायने रखती हैं। ये मतदाता की राजनीतिक समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये क्यों हुआ। देखिए, कोई भी चुनावी नतीजा किसी एक इंसान की वजह से नहीं होता। इसके पीछे पूरी व्यवस्थाएं काम करती हैं। संगठन की ताकत, संसाधनों का सही इस्तेमाल और मुद्दों की लड़ाई। तो चलिए इस नतीजे की एनाटॉमी करते हैं और उन गहरी वजहों को समझते हैं जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया। यहां असल में हम दो चुनावी मशीनों की तुलना कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की मशीन, जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी डबल इंजन की सरकार, मतलब केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता में होने का फायदा, सरकारी योजनाओं की सीधी पहुंच और स्थिरता का एक मजबूत मैसेज। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की मशीन, जो कई जगह पर कमजोर दिखी। संगठन बिखरा हुआ था, बूथ लेवल पर लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की वो फौज नहीं थी, और चुनाव लड़ने के लिए जो संसाधन चाहिए उनकी भी कमी थी। तो ये लड़ाई सिर्फ दो उम्मीदवारों की नहीं थी, ये दो सिस्टम की, दो संगठनात्मक ताकतों की लड़ाई थी। हमारे सार्वजनिक जीवन में एक बुनियादी बात है कि हर आवाज को सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक मूल्य है, और जो लोग नेतृत्व करने की इच्छा रखते हैं उनकी जिम्मेदारी तो और भी बढ़ जाती है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो सच्चाई और पूरी स्पष्टता के साथ अपनी बात रखें, क्योंकि शब्द वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वही विश्वास का पुल बनाते भी हैं और तोड़ते भी हैं। देखिए, विश्लेषण का काम सिर्फ समस्याएं गिनाना नहीं होता, बल्कि समाधान का रास्ता दिखाना भी होता है। तो अब हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो एक नई शुरुआत की राह दिखा सकता है। इसे हमने नाम दिया है चतुर्मुख सिद्धांत, एक 4 आयामी रणनीति। ये मतदाताओं से फिर से जुड़ने और उनका भरोसा वापस जीतने का एक ठोस ढांचा है। ये चतुर्मुख सिद्धांत 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला पिलर है कुंडली, यानी चुनावी समीकरण, मतलब समाज के अलग अलग वर्गों और समुदायों का एक ऐसा गठबंधन तैयार करना जो जीत के आंकड़े तक पहुंचा सके। दूसरा पिलर है तंत्र, यानी संगठन, बूथ से लेकर ऊपर तक पार्टी की पूरी मशीनरी को फिर से कसना, उसे तैयार करना। तीसरा पिलर है नीति, यानी नैरेटिव, एक ऐसी कहानी बनाना जो लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचे, जो सामाजिक न्याय और विकास की उनकी असल जरूरतों की बात करे। और चौथा पिलर है संसाधन, चुनाव लड़ने के लिए जो भी जरूरी फंड्स हैं और आज के दौर में कम खर्च वाले डिजिटल तरीकों का सही इस्तेमाल। जब ये चारों पिलर एक साथ काम करते हैं तभी वापसी का रास्ता खुलता है। एक अच्छी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए अनुशासन और एक प्लान चाहिए। ये 90 दिन का एक एक्शन प्लान है। चुनाव से 90 दिन पहले बूथ कमेटियों को खड़ा करने से काम शुरू होता है। यही आपकी असली सेना है। 60 दिन पहले घर घर जाकर हर दरवाजे पर दस्तक देना। 45 दिन पहले छोटी छोटी यात्राओं के जरिए पूरे इलाके में एक माहौल बनाना। 30 दिन पहले बड़े कार्यक्रमों से उस माहौल को और तेज करना। आखिरी के 15 दिन ये सिर्फ और सिर्फ आक्रामक प्रचार के लिए होते हैं। और चुनाव के दिन यानी डी डे पर बस एक ही काम है, अपने हर एक वोटर को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, कोई हवा हवाई बात नहीं। राजनीति का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता, नहीं, असली मकसद है उस जनादेश का सम्मान करना, उसे एक ऐसे शासन में बदलना जो लोगों की जिंदगी को सच में बेहतर बना सके। ये एक तरह का जनता के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। तो आखिर जबेरा के लोग चाहते क्या हैं? ये हीट मैप हमें उनकी सीधी आवाज सुनाता है। सबसे बड़ी और सबसे चुभने वाली समस्या है खराब सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे 60% लोग सीधे तौर पर प्रभावित हैं। दूसरी बड़ी चिंता है नौकरियां और बेरोजगारी। 50% लोगों के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है और करीब 50% लोग खेती किसानी की परेशानियों से जूझ रहे हैं। अच्छे शासन की शुरुआत यहीं से होती है। इन 3 समस्याओं को हल करना ही जनता के कॉन्ट्रैक्ट को निभाने की तरफ पहला कदम है। इस एक लाइन में पूरी राजनीति का सार छिपा है। चुनाव अभियान एक वादा होता है, आप जनता से एक बेहतर कल का वादा करते हैं, लेकिन शासन वो उस वादे का सबूत होता है। काम जमीन पर दिखना चाहिए, क्योंकि जनता वादों पर नहीं, सबूतों पर यकीन करती है। राजनीति में शासन से बड़ा कोई सबूत नहीं होता। आज के इस डिजिटल युग में विश्वास बनाने का एक और बहुत जरूरी पहलू है, और वो है नागरिकों की निजी जानकारी का सम्मान करना। देखिए, भारत के कानून के तहत जब कोई नागरिक अपना डेटा किसी को देता है तो वो एक भरोसा देता है।
उस भरोसे का सम्मान करना और उस डेटा का इस्तेमाल सिर्फ सही मकसद के लिए और सावधानी से करना एक आधुनिक और जन केंद्रित संगठन की यही पहचान है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों को ताकत देने के लिए होना चाहिए, उनके भरोसे को तोड़ने के लिए नहीं। तो हम अपनी बात इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, क्या जनादेश एक मंजिल है या एक नए सफर की शुरुआत? क्या ये जीत का जश्न मनाने का दिन है या कंधों पर आई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को महसूस करने का? इसका जवाब ही ये तय करेगा कि लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार होने वाला चुनाव है या हर दिन जनता की सेवा का एक लगातार चलने वाला यज्ञ। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose beyond politics.